चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का माइंडफुल एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए, महामैराथन का एक पार्ट छोटा सा बच गया था। एक सेकंड, बस गेट लगा लेते हैं। चलिए, महामैराथन का एक छोटा सा पार्ट बच गया था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन उसके जो बचे हुए थे उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा कल जो टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। महामैराथन जो संडे को हुई थी उसी के कुछ क्वेश्चन बाकी है, उनको मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ, उनको कंप्लीट करने वाला हूँ, है ना। जो कि 50 तक हो गए थे, बाकी 48 बचे थे, तो उनको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर क्लासेस आप लोगों को मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल माइंड4 एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस क्लास की जो बचे हुए क्वेश्चन की इनकी पीडीएफ आपको मिल सके, ठीक है। चलिए, ये टेस्ट रहेंगे। रानू फर्स्ट रहेंगे 48 मार्क्स से 48.75। आप इस नंबर से कॉल करके माइंड4 एकेडमी पे या फिर अपना जो नंबर है उस नंबर से स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि आपको कौन से नंबर पर कोर्स एक्टिवेट करना है। हर संडे जो टॉप करेगा उसको एक कोर्स माइंड4 एकेडमी की तरफ से फ्री मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए आकृति में ओ वृत्त केंद्र है। जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका कारण क्या है कि क्वेश्चन ज्यादा है, समय कम रहेगा, इसलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। दिए गए आकृति में ओ केंद्र है, एंगल बीएसी बराबर 52 डिग्री, बीएसी बराबर 52 डिग्री है, तो ओसीडी बराबर क्या होगा, ओसीडी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये दोनों भुजाएं बराबर होने के कारण दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये 52 होगा, ये भी कितना होगा, 52 डिग्री होगा, है ना। और 52 डिग्री होगा, 52 होगा, ये x है तो ये भी वापस से x हो जाएगा। दोनों भुजाएं बराबर, तो ये दोनों कोण भी बराबर आ जाएंगे। ये भी कितना आ जाएगा, 52, और ये वाला भी कितना आ जाएगा, 52। क्यों भुजाएं बराबर है, क्योंकि रेडियस है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का 52 आंसर करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, 52 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, 52 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ें। पहले सवाल का उत्तर 52 बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, क्वेश्चन दिया गया है ट्राइंगल एबीसी। चलिए, आपको समय दिया, सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। ओके, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया ट्राइंगल एबीसी की भुजाएं एबी और एसी पर क्रमशः डी और ई बिंदु इस प्रकार है। एक ट्राइंगल एबीसी है ना, ये ए बी और सी, जिसमें डी और ई बिंदु बी और सी के समानांतर, बी सी के समानांतर है। डी और ई बिंदु, डी और ई बिंदु बी और सी के समानांतर है। जब भी इस तरीके का ट्राइंगल बने तो दोनों सर्वांग सम होंगे, और उस केस में ट्राइंगल एबीसी अपॉन ट्राइंगल एडीई, ये एरिया है ना, एरिया बराबर एडी अपॉन एबी का स्क्वायर बराबर एई अपॉन एसी का स्क्वायर बराबर डी अपॉन बीसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस प्रकार दिया गया है कि AD और DB बराबर 7 और 9 है। AD और DB बराबर, ये 7 है और ये कितना है, 9 है। यदि CD और BE एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद करते हैं, CD C से लगाकर D और BE एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, F पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ट्राइंगल DEF, तो ट्राइंगल DEF करते हैं, तो ट्राइंगल DEF और CBF और CBF, CB और F, DEF
और ट्राइंगल CEF और CBF, ठीक है, CBF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये 7 और कितना दिया है 9, तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर AD और AB, तो AD और AB यही रेशियो जो होगा यही बराबर होगा एट लास्टली किसके, ये हो जाएगा, हमसे पूछा गया है का ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF अपॉन ट्राइंगल DEF के अलावा BFC का इन सब का होल स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा, रेशो के बराबर हो जाएगा ना। ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल CBF या BFC एक ही बात है, ठीक है। तो AD कितना हो जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा, AD बराबर 7 और AB बराबर 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16, मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 16 का स्क्वायर 256, 49 बटे 256 करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 49 बटे 256 इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा, एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD चक्रीय चतुर्भुज, जिसमें पूछा गया है x का मान क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यदि चक्रीय चतुर्भुज होते तो इसके विपरीत कोणों का योग 180 होता है ना। बहुत बेसिक सा सवाल है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना होगा, ये हो जाएगा 70, क्योंकि दोनों का मिला के 180 होता है। विपरीत कोणों का योग 180 मतलब ये 70 है तो 110 होगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, मतलब 70 डिग्री करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, 70 इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पंद्रह मीटर ऊंची मीटर मीनार जमीन पर 7.5 मीटर लंबी छाया बनाती है। 15 मीटर ऊंची मीनार है जो कि जमीन पर 7.5 मीटर लंबी एक क्या बनाती है, छाया बनाती है। ये 15 मीटर ऊंची दीवार एक मीनार है जिसकी छाया कितनी मीटर है, 7.5 मीटर। थोड़ी मीनार ऊंची बना देते हैं हम लोग। ये 15 और ये कितना है 7.5, तो ये 15 मीटर ऊंची है और ये कितना बना रही है 7.5। जमीन पर छाया 7.5 मीटर बनाती है, लंबी छाया बनाती है। उसी समय एक इमारत की जमीन पर छाया 5.5 मीटर लंबी बनती है, तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी। जो छाया है ये 5.5 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, है ना। तो ये x मान लेते हैं। दोनों का रेशियो सेम रहेगा, 15 बटे 7.5 बराबर x बटे 5.5। 5.5 से 2 बार 7.5 से 2 बार जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 मीटर। आंसर आएगा 11 मीटर, जो कि करेक्ट आंसर है। रेशियो सेम रहता है, एंगल सेम है, एंगल सेम है तो एंगल का रेशियो भी सेम रहेगा। दोनों में साइन थीटा लगेगा, टेन थीटा लगेगा, p/b एंगल सेम है तो सेम आएगा, रेशियो दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, ये बहुभुज संबंधित प्रश्न है, सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगला सवाल आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन में दिया गया है, किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। षष्ठभुज, पहले तो हम लोग षष्ठभुज देखते हैं। षष्ठभुज होता है जिसकी 6 भुजाएं होती है ना। इसके प्रत्येक अंतःकोण, तो इसका बाह्य कोण कितना होगा 360/60, 6 इससे भाग दिया तो 60, इसका बाह्य कोण 60 आ गया, और बाह्य कोण 60 आ गया मतलब अंतःकोण कितना हो गया 120 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, जो दूसरा ये पहला वाला है फर्स्ट बहुभुज है ना, इसका अंतःकोण कितना है, तो इसका अंतःकोण जो है ये षष्ठभुज के अंतःकोण का 9 बटे कितना है 8, 8 से भाग देंगे 15, 15 नमा का 135। अब पूछा गया है कि भुजाओं की संख्या कितनी है इसकी, तो इसकी भुजाओं की संख्याओं के लिए बाह्य कोण निकाल लेते हैं पहले। बाह्य कोण कितना होगा इसका, तो बाह्य कोण जो एक्सटीरियर एंगल है वो होगा 180 माइनस 135, जब घटाओगे तो कितना होगा 45 डिग्री। तो भुजाएं कितनी होगी, तो भुजा हो जाएगी 360 बटे 45, तो ये आ जाएगी 8 भुजा। कितनी भुजा हो जाएगी 8 भुजा, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। 45 दूना का 90, 9 चौक 36, 4 दूना का 8,
टोटल कितनी भुजा होगी? 8 भुजा, जो कि करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। इसका सही उत्तर रहेगा कि टोटल कितनी भुजा है? 8 भुजा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये बेसिक से सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में दिया गया है दो समबाहु बहुभुजों की भुजाओं की संख्या 1:2 में है। दो समबाहु बहुभुज है जिनकी भुजाओं की संख्या 1:2 में है तथा उनके अंतःकोण 2:3 में है। भुजाएं 1:2 में है। भुजा, ये क्या है? भुजा है ना। यदि एक 1x है और दूसरी क्या है? 2x है और उनके अंतःकोणों का माप 2:3 में है, तो अंतःकोण कैसे निकालते हैं? अंतःकोण निकालते हैं n-2, मतलब भुजाएं 1x-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय भुजा, और दूसरे वाले का हो जाएगा 2x-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 2x बराबर 2 बटे कितना होगा? 3। यहां से डायरेक्टली हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ताकि भुजा आ जाए। वैसे तो हमारे पास ऑप्शन दिए, हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये अंतःकोण का फॉर्मूला होता है। अंतःकोण बराबर होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय कितना? n। ये अंतःकोण का फॉर्मूला है। तो यहां से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये 2x-4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 2x-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, 180 से 180 कट जाएगा, 2 बटे कितना? 3। 3 से गुणा करेंगे तो 6x माइनस 12 बराबर 4x माइनस कितना? 4। इधर लाके घटाएंगे तो 2x बराबर 12 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8। x बराबर कितना हो जाएगा? 4, और 4 आ जाएगा तो नंबर ऑफ भुजाएं कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ भुजाएं हो जाएगी 4 और 8। भुजा कितनी हो जाएगी? 4 और 8। करेक्ट आंसर आएगा 4 और 8। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 4 और 8 इसका सही उत्तर रहेगा। कितना रहेगा? 4। 4 का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 90 होता है, और 8 का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो 8 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 45 आएगा। तो 90 और आधा 45 है ना एंगल, अंतःकोणों का अनुपात 90 और 45। और भुजाएं कितनी हो जाएगी? अंतःकोणों का माप, अच्छा एक का कितना हो जाएगा? अंतःकोण एक का हो जाएगा अंतःकोण 90 हो जाएगा, और एक का कितना हो जाएगा? 45, 135 हो जाएगा। तो 45 गुना का 90, 45 थी 135, 2:3 करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल के पहले आप लोगों को बता दूं, ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाली है। आज से इसके प्राइस बढ़ गए हैं, 1499 रुपए हो गया है कोर्स का प्राइस। यदि आप लोग कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो इसको परचेस कर सकते हैं मात्र 1499 रुपए में मैथ्स। और ये जो है ये 7 तारीख से बैच स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन जो भी बच्चा परचेस करना चाहे परचेस कर सकता है, 1499 रुपए इसका प्राइस है। और यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रही है 7 मार्च से। चलिए, 10 भुजाओं वाले एक समबहुभुज पर विचार कीजिए। उन शीर्ष बिंदुओं को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जिनकी कोई भी भुजा बहुभुज की भुजा के सर्वनिष्ठ नहीं हो? एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो 10 भुजाओं वाला तो बनाना मुश्किल होगा। 1 2 3 4 5 6 से ही बना लिया, ये एक त्रिभुज बना। इस तरीके के त्रिभुज टोटल कितने बनेंगे 10 भुजाओं वाला बनने पर? कितनी भुजाओं वाला बनने पर? 10 भुजाओं वाले बनने पर। और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ गया तो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता हो। बिना फॉर्मूले के नहीं बन सकता ऐसा सवाल। मतलब एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर कोई ट्राइंगल बन रहा है जिसमें कोई भी भुजा, कॉमन भुजा किसके साथ नहीं होनी चाहिए? पॉलीगन के साथ, है ना। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दोस वर्टाइसेस whose sides are not common to any side of the polygon। पॉलीगन की साइड के साथ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है n-4 n-5 अपॉन 6। n-4 n-5 अपॉन 6 ये फॉर्मूला होता है ऐसे ट्राइंगल निकालने का। तो 10 भुजाएं, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5 बटे कितना? 6। 6 से 6 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 50। टोटल 50 ट्राइंगल होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। यदि ये सवाल आपके एग्जाम में आता है और आपको नहीं पता है तो एकमात्र तरीका बचेगा आपके पास तुक्का, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सॉल्व करने का आसान तरीका है, फॉर्मूला है n-4 n-5 अपॉन 6। कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी समान भुजा की लंबाई 40 है और उसकी जो असमान भुजा है वह 30 है। आपको इसका एरिया बताना है। बताइए क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सॉल्व करिए।
देखो एक तरीका तो ये है कि हीरोन्स फार्मूला लगा दो क्योंकि तीनों, हीरो का फार्मूला लगा दो क्योंकि तीनों भुजाएं पता है, या दूसरा तरीका है 1/2 बेस इंटू हाइट लगा लो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। 1/2 बेस इंटू हाइट लगाना है तो आपको बट ओबियस से ये हाइट निकालना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो ये 15 हो गया और ये 40 हो गया, तो ये निकाल लेंगे। ये हो जाएगा √40 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40 + 15 55, और 40 में से 15 तो 25, √25 और 55 मतलब 5√55। कितना आ जाएगा? 5√55। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू। अब तो बस एरिया निकालना है। तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस हो गया 30 इंटू हाइट हो गया 5√55, है ना। 2 से भाग दिया 15, 15 5 75, मतलब आंसर आ जाएगा 75√55। करेक्ट आंसर आएगा 75√55। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये मैराथन में जो क्वेश्चन मैंने लिए थे, जो बच्चे सवाल है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। तो जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए। अगला सवाल पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। चलिए सॉल्व किया जाए, क्या आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन में दिया गया है, जैक 40,000 निवेश कर एक फैक्ट्री लगाता है। पहले 3 क्रमिक वर्षों में उसका लाभ 5%, 10% और 15% है। यदि प्रत्येक वर्ष का लाभ उसके पिछले वर्ष की पूंजी पर आधारित है तो उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ, सिंपल सी बात है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। पहली बार 5%, दूसरी बार 10% और तीसरी बार 15%। करेक्ट। तो पहले 5% निकालते हैं। 40 का 5% 20 से भाग दोगे 0 0, 2 से भाग दे दोगे 2000। दूसरी बार में 10% तो 4000, और इसका 10% कितना हो जाएगा? 200। और तीसरी बार में इसका 15% तो 15 चौक 60, 2 0 लगा दो, है ना। 15 चौक 60, 2 0 लगा दो, 6000, है ना। और उसके अलावा इसका 15% तो 15 दूना का 30, 300 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 15 चौक 60, 600 आ जाएगा, और 15 दूना का 30, 30 रुपये आ जाएगा। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? तो टोटल ब्याज हो जाएगा 6 4 10 2 12,000, 12,600 और 600 1200 और 1300 1400, है ना। तो ये हो जाएगा 13,000। 1 मिनट, कहीं गड़बड़ कर दी क्या? 40,000 निवेश करके एक फैक्ट्री लगाता है। पहले 3 क्रमिक वर्षों में उसका लाभ क्रमशः 5%, 10%, 15% होता है। यदि प्रत्येक वर्ष का लाभ उसके पिछले वर्ष की पूंजी पर आधारित हो तो उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो पिछले वर्ष की पूंजी 40,000 है, 5% 2,000 हो जाएगा, फिर 10% 4,000 और 4,000 का 200 हो जाएगा, फिर 15% तो ये हो जाएगा 15 चौक 60 6,000, 15 दूना का 3 300, 15 चौक 60 600 और 15 दूना का 30, यही आएगा। तो 4 6,000 4 10,000 2 12,000, 12,000 के बाद 600 300 900 1100, मतलब 13,130 रुपये। करेक्ट आंसर आएगा 13,130। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 13,130 रुपये, है ना। चक्रवर्ती ब्याज की तरह सवाल है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला सवाल, ये मेंसुरेशन का सवाल है। एक बेलनाकार सांचा जिसकी ऊंचाई 2.5 मीटर है, बेलनाकार सांचा है जिसकी ऊंचाई 2.5 मीटर है ना, जिसकी बाहरी और भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है ना। बाहरी और भीतरी त्रिज्या, जिसकी बाहरी और भीतरी, तो बाहरी जो बड़ी वाली है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर, और जो अंदर वाली है वो कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा, है ना। व्हाट विल बी द सरफेस
ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया अंदर का भी निकालना पड़ेगा, बाहर का भी निकालना पड़ेगा। तो बाहर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस अंदर का हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच, मतलब 2 पाई एच कॉमन हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई 22/7 इंटू एच 2.5 इंटू आर प्लस आर, 14 और 7 21, 7 से भाग दिया 7 या 21, 3 से गुणा कर दिया 22 या 66 गुणित 5, तो ये हो जाएगा 330। कितना आ जाएगा 330, लेकिन सेंटीमीटर में है ना, काय में, ये सब काय में सेंटीमीटर और 2.5 काय में था, मीटर में था। 2.5 मीटर में था, बाकी सब सेंटीमीटर में था। तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 100 से भाग दे दो और काय से भाग दे दो, 100 से भाग दे दो, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइट जो है वो तो मीटर में ही है, सॉरी, एक बार का ही 100 से भाग जाएगा, 2 बार का नहीं जाएगा। यही इस जो हाइट रेडियस है इसी में जाएगा, हाइट में तो जाना नहीं है। तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा मतलब 3.3 मीटर स्क्वायर आएगा, 3.3 मीटर स्क्वायर। ये तो मीटर में ऑलरेडी, ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, 3.3 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक आयताकार बगीचा का अर्ध परिमाप 36 मीटर है ना। सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। चलिए, क्वेश्चन में दिया गया है आयताकार बगीचे का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ये आयताकार बगीचा है, लंबाई और ये चौड़ाई, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई, यदि चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस कितना हो जाएगा 4, और x प्लस 4 प्लस x ये मल्टीप्लाई बाय 2, ये परिमाप होता है, और इसका आधा, परिमाप में मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, इसका आधा बराबर कितना दिया है 36, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2x प्लस 4 बराबर 36, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/2, 2 से भाग देंगे तो 16। ठीक है, बगीचे की लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी 16 प्लस 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर। करेक्ट आंसर आएगा, बहुत बेसिक सा सवाल है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 20 मीटर इसका सही उत्तर है, 20 मीटर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्स तथा वाई दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में रुपए 150 का अंतर है तो प्रत्येक की दी गई राशि कितनी है ना। दोनों में कितने का अंतर है, 150 का अंतर है, तो प्रत्येक की दी गई राशि कितनी होगी। दो समान राशियां दे रहे हैं, दो समान राशियां दे रहे, समान राशि दे रहे हैं, समान राशि पर 7.5% 4 साल के लिए मिल रहा है और 7.5% 5 साल के लिए मिल रहा है, तो दोनों में अंतर कितने का होगा। तो दोनों में अंतर की बात करें हम लोग, एक फोन साइलेंट कर देते हैं, दोनों में अंतर की बात करें तो अंतर कितने परसेंट का आएगा, दोनों में अंतर आएगा 7.5% का, और 7.5% कितने के बराबर है, 150 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर होगा, तो 150/7.5 मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट हटाओगे 0, ये जाएगा 20 बार, 20 गुणित 100 कितना हो जाएगा 2000। प्रत्येक राशि जो रहेगी वो कितने की रहेगी, 2000 की रहेगी, 2000 की प्रत्येक राशि रहेगी। ऑप्शन सी करेक्ट है, 2000 इसका सही उत्तर आएगा, 2000 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, बहुत सारे सवाल बाकी है, समय कम है, फटाफट सॉल्व करते जाइए। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर की पथ की चौड़ाई 4.5 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान है जिसके चारों ओर पथ बना हुआ है जिसकी चौड़ाई 4.5 मीटर है ना, ये वर्गाकार मैदान है अंदर की ओर, और पथ की जो चौड़ाई है वो कितना मीटर है, 4.5 मीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 105.75 वर्ग मीटर है, इसका क्षेत्रफल 105.75
75 वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान की बाड़ लगाने की लागत क्या होगी, है ना। मैदान के चारों तरफ फेंसिंग करना है तो आपको लेंथ और ब्रीथ की ज़रूरत है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो अच्छा, वर्गाकार मैदान है तो ये भी x है और ये भी क्या है, x है। तो x या तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूले के थ्रू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लो दोनों का ये जो वैल्यू k है तो ये हो जाएगी x प्लस के इंटू एक्स प्लस के का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जो एरिया रहेगा 105 दशमलव कितना 75, है ना। x प्लस के मतलब ये पूरी तरफ k नहीं 2k हो जाएगा, दोनों तरफ है तो 2k हो जाएगा, x प्लस 2k, x प्लस 2k का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2k k की वैल्यू कितनी है 4.5, तो 4.5 मतलब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो x प्लस 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 105.75। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, तो x प्लस 9 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 105.75। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 81 उधर जाके घट जाएगा, तो 5 में से 1 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 24.75 बराबर 18x। x बराबर आ जाएगा 18 से भाग दिया, 18 कहीं 18, 6 बचा 67, तो 18 दून 36, 18 तिया 54, बचा कितना 13, भाग तो जाएगा नहीं। एक काम करते हैं 24.75 डिवाइडेड बाय 24.75 डिवाइडेड बाय 18 कर देते हैं। 9 से 2 बार 9 से 9 दूना का 18, 6 बचा 9 7 63, 9 पंजे 45, 2.75 2 से भाग देंगे तो 2 एक 2 2 तिया 6 2 7 14, 1.375 कितना आएगा 1.375 x की वैल्यू आएगी। ये x की वैल्यू है। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। तो पहले मैदान का चारों तरफ का एरिया ये लेंथ निकाल लेते हैं, चारों तरफ की लेंथ कितनी होगी, तो जो एक तरफ होगी उसी के 4 का गुणा कर देंगे। तो ये ध्यान से देखिए कि ये वैल्यू कितनी है 1.375 और 4.5 इधर बढ़ा 4.5 इधर बढ़ा, मतलब 4.5 इंटू 2 प्लस 1.375, तो ये हो जाएगा 10.375 करेक्ट। अब हमको टोटल रुपए कितने लगने वाले हैं इसकी तार फेंसिंग करने के लिए, तो तार फेंसिंग का टोटल अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा 10.375 मल्टीप्लाई बाय कितना 4 गुणित कितना 100, 100 के कारण पॉइंट हट जाएगा तो 1037.5 गुणित कितना हो जाएगा 4, गुणा कर देते हैं, ये तो हजारों में पहुंच गया। एक वर्गाकार मैदान, तो वर्गाकार मैदान मतलब अंदर की ओर है या बाहर की ओर है। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर की पथ की चौड़ाई 4.5 मीटर है, चौड़ाई 4.5 मीटर है, तो 4.5 का डबल 9 हो गया, x प्लस 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 105.75 करेक्ट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x, एक्स स्क्वायर से कट गया 18x वैसे का वैसा, 81 जाके घट जाएगा, 105 में से 81 घटा, 5 में से 1 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 24.75 करेक्ट। फिर 18 से भाग देंगे तो 2.75 आ जाएगा, 9 दूना का 18, 9 7 63, 9 5 45, 2 से भाग दिया तो 1.375 करेक्ट। 4.5 का डबल 8 और एक 9, 9 और एक 10, 10.375 करेक्ट। 4 भुजाएं तो ये 100 से गुणा करेंगे तो मैदान की बाड़ अगर जो लगानी है तो मैदान की बाड़ के केस में क्या बाहर की नहीं लेंगे, चलो ठीक है ऐसा हो सकता है। 1.375 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 ये रुपए लगेंगे टोटल। तो 100 से गुणा करने पर हो जाएगा 137.5 गुणित 4, गुणा करते हैं 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 28 2 30 बचा 3,
12 3 15 का 5 हासिल, 1 4 और 1 5, 550 रुपये। ठीक है, मैदान के चारों ओर मैंने बाढ़ के मतलब मैंने जो इसके बाहर की ओर लगा दी थी, इसलिए ज़्यादा आ रहा था वैल्यू। हमको सिर्फ मैदान के चारों ओर लगाना है ना, मतलब मैदान के चारों ओर मतलब कहाँ पे, यहाँ पे लगाना है ना, यहाँ पर बाढ़ लगाना है। अपने को रास्ते के बाहर नहीं लगाना, मैं रास्ते के बाहर लगा रहा था इसलिए वैल्यू ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं थी, इसके कारण ये चेंजेस आया, बाकी बन सकता है बहुत आसानी से। अगला सवाल स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का है, सॉल्व करिए। एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है और तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभिक स्थान पर लौटता है ना। जब डिस्टेंस सेम हो 30 किलोमीटर पर आर की गति से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आर की गति से वापस आ रहा है। आगे क्या पूछा गया है, यदि दोनों स्थान के बीच की दूरी, अच्छा दूरी दे रखी है तो औसत चाल ज्ञात करना है। एवरेज स्पीड तो दूरी की जरूरत ही नहीं है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, करेक्ट। डिस्टेंस, मुझे लगा था डिस्टेंस पूछेगा टाइम देकर, है ना, लेकिन वो नहीं पूछा, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 600 बटे कितना 50, 0 0 5 से भाग दिया 12, 12 दूना का 24। क्वेश्चन का आंसर होगा 24 किलोमीटर पर आवर, जो कि राइट आंसर होगा 24 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए करेक्ट। कितना आएगा 24 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही उत्तर है 24 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। 3 बिंदु 9a -2 -5 और 20b समरेखीय है। समरेखीय मतलब क्या है, कॉलिनियर है। देन a प्लस बी बराबर 11 है, तो a और b के बीच का अंतर क्या होगा। जब भी 3 पॉइंट कॉलिनियर हो, एक लाइन पे हो, तो क्या वो ट्राइंगल बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते। 9a मान लेते -2 -5 है और एक पॉइंट 20 और 0 है, 20 और b है, कॉलिनियर है, एक लाइन में संरेखीय है। तो उस केस में इनके ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 0। तो ट्राइंगल का एरिया लगा दो। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 x y2 माइनस y3 प्लस y x1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होगा। तो सॉल्व करते हैं। 1/2 x मतलब क्या हो गया 9 गुणित -5 माइनस b प्लस की जगह -2 आएगा, -2 जगह b माइनस a और लास्ट में +20, ये हो जाएगा a -5, माइनस की जगह +5, यही हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। 1/2 तो चला गया 0 में ही, तो ये हो गया 9 -45 प्लस -9b -2b प्लस 2a प्लस 20a प्लस 100 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 20 और 2 22 है ना, ये दोनों जुड़ जाएगा, 20 और 2 22 है। b तो 9b और 2 माइनस का 11b है ना, बराबर 45। 100 में से 45 जाएगा तो कितना 55, तो माइनस का 55 या प्लस का 55 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हमको क्या चाहिए, a और b के बीच का अंतर कितना होगा, तो a और b का बीच का अंतर क्या होगा, तो a और b का बीच का अंतर हो जाएगा यहाँ पर अगर जो हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2a माइनस b प्लस 5 बराबर 0, और a प्लस b बराबर 11 है, तो a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 11, a माइनस b माइनस 11 बराबर 0। दोनों को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा a, ये तो कट जाएगा, और ये आ जाएगा 16 प्लस कितना 16 बराबर 0। a बराबर कितना आ गया माइनस का 16। हमको a और b का अंतर चाहिए ना, a प्लस बी तो दे रखा है, सॉरी यहाँ प्लस दे रखा है ना, मैं माइनस ले रहा हूँ प्लस, माफ़ी चाहेंगे, इसको जोड़ना पड़ेगा। ये आएगा 2a माइनस बी बराबर माइनस का 5। जब सब में 11 का भाग देंगे, सब में कहीं से डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 11, 11 दूना का 22, 2a माइनस बी बराबर -5, और a प्लस बी बराबर कितना दिया है 11। आप दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3a बराबर कितना आएगा, तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 6, मतलब a बराबर कितना आएगा 2। और यदि a बराबर 2 है तो b की वैल्यू तो निकल आएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, एक 9 और एक 11। उसने बोला a और b का अंतर क्या होगा, तो a और b का अंतर कितना होगा a माइनस बी,
ए माइनस बी मतलब 2 माइनस 9 माइनस 7 हो सकता है, करेक्ट है। अंतर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, वैसे उपयुक्त में से कोई नहीं लगाना चाहिए, लेकिन a माइनस बी क्या होगा मान लेते हैं, ये पूछा गया है a माइनस बी, अंतर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। a माइनस बी पूछा है तो -7 आएगा, यदि a माइनस बी पूछा है तो कितना आएगा -7। पहले हमने ट्राइंगल का एरिया लगाया जिसके थ्रू हमने निकाला a और b में रिलेशन, एक रिलेशन दे रखा था, दोनों के थ्रू सॉल्व कर ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक। किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 9% साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित राशि धनराशि जमा की, मतलब मान लेते हैं x जमा किया 9% पर, फिर x जमा किया, फिर x जमा किया, है ना। तो ये 3 साल तक ब्याज आएगा, इसका 2 साल तक ब्याज आएगा और इसका 1 साल तक ब्याज आएगा, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि 3 वर्ष बाद बैंक इसका रुपए 1770 जमा हो गया, टोटल 1770 हो गया, तो ज्ञात कीजिए उसने प्रतिवर्ष कितने रुपए जमा किए। तो ये शायद सवाल मैं पहले करवा भी चुका हूं, लेकिन मान लेते हैं कि फिर से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस x का कितने परसेंट, 9 तिया 27, 9 दुना का 18 और 9 एकम 9, तो 54% हो जाएगा। 54 बटे कितना 100 बराबर टोटल 1770, 354 हो जाएगा, तो 354x अपॉन 100 बराबर कितना 1770। x बराबर आ जाएगा 1770 गुणित 100 बटे कितना 354, ये 10 बार, ये 2 बार, 2 से भाग दिया 5, आंसर आ जाएगा 500, जो कि राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, 500 इसका सही उत्तर है। कितना आएगा 500, जो कि करेक्ट आंसर है, 500 बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। उस त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा जिसके शीर्ष क्रमशः -2, 5, ये भी मैं रेगुलर क्लासेस में करवा चुका हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है। -2 -5, अगला 4 -4 और अगला 7 और कितना 3। निर्देशांक निकालने के लिए x के निर्देशांक हो जाएंगे -2 + 7 + 4 अपॉन 2 3, और y के निर्देशांक हो जाएंगे -5 + 3 -4 अपॉन 3, ठीक है। ये आ जाएगा 7 4 11 में से 2 जाएगा तो 9/3, और ये आ जाएगा 5 4 9, 9 में से 3 जाएगा -6/3। y आ जाएगा -2 और x आ जाएगा 3, है ना। ये 2 बार जाएगा, -2 बार, ये 3 बार, तो 3 - 2 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 3 - 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। कितना आएगा 3 - 2, जो कि राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, समय बहुत कम है हमारे पास। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। समीकरण 3x - 6y = 6 और 5y - 2x + 1 = 0 के आलेख का प्रतिच्छेद बिंदु P अल्फा और बीटा है। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब क्या होता है, दोनों का जीरो क्या होगा, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 6y = 6, मतलब x - 2y = कितना है 2, 3 से भाग देंगे तो यही आएगा पहली इक्वेशन, है ना। 3 से भाग देंगे, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, और वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x + 5y = -1। तो ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2x + 5y -1, और यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं, 2x - 4y = 4, दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों कट जाएगा, y = कितना आ जाएगा 3, और y की वैल्यू जब 3 आएगी तब x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से निकाल लेते हैं, या यहीं से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले से। तो x की वैल्यू हो जाएगी x - 2 × 3 = 2, मतलब x = 8, x की वैल्यू 8। क्वेश्चन में बोला गया 3 α² - बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 3 α² 8 का स्क्वायर माइनस बीटा 3, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 64 गुणित 3 192, 192 - 3, आंसर आएगा 189, जो कि राइट आंसर रहेगा। 189 बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। 189 इसका करेक्ट आंसर है, 189 बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। 189 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े, बस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था। इंटरसेक्शन मतलब इक्वेशन बनाकर, दोनों इक्वेशन दे रखी, सॉल्व करना है, दोनों का जो जीरो होगा वही इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाए। अगला क्वेश्चन, बिंदु z y अक्ष पर स्थित है। बिंदु z जो है वो y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर अगर जो कोई चीज स्थित होती है, बिंदु जो z है ये y अक्ष पर स्थित है, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 0, और ये यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई 0।
यदि बिंदु A और Z की बीच की दूरी B और Z की बीच की दूरी के बराबर है, दोनों की दूरियां बराबर है, मतलब 4 2 और 0y एवं 3 1 और 0y दोनों की दूरियां बराबर है। दूरी क्या निकालते हैं? रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 y माइनस 2 0 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर रूट ओवर y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। करेक्ट, रूट से रूट तो हट जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y प्लस 16 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस 9। करेक्ट है ना? तो 2y नहीं आएगा, दो दूना का 4y हो जाएगा ना, माइनस 4y प्लस 16। ठीक है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16 4 20, 20 माइनस 4y बराबर 10 माइनस 2y। इस 4y को उधर ले जाएंगे तो 4y माइनस 2y और 20 माइनस 10 हो जाएगा, मतलब 2y बराबर 10 और y बराबर कितना हो जाएगा 5। y की वैल्यू कितनी? 5। तो z के पॉइंट क्या हो जाएंगे? तो z का पॉइंट जो हो जाएगा, z के पॉइंट हो जाएंगे 0 और 5। करेक्ट आंसर आएगा 0 5, ऑप्शन बी करेक्ट है ना? उसका x एक्सिस पे जो y एक्सिस पे जो अवेलेबल होता है तो उसका x 0 हो जाता है, और जो x पे अवेलेबल होता है उसका y 0 हो जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें एवं अगला सवाल सॉल्व करें। बताइए क्या आंसर आएगा। 1250। 1500 रुपए की कोई धनराशि दो भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब पहले का 10% के हिसाब से 5 साल का ब्याज, दूसरे का 12.5% के हिसाब से 4 साल का ब्याज, दोनों बराबर है। 100 से 100 कट जाएगा, मतलब x अपॉन वाई 1248 50/50 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 1 और 1:1। तो दोनों राशि कितनी होगी उधार दी गई राशि? तो 1500 का आधा कर दो, 1500 का आधा कर दो, आधा किया मतलब कितना आएगा 750। कितना आ जाएगा 750। तो दोनों राशि 750, x भी 750 और y भी कितनी है 750, दोनों बराबर है। ऑप्शन कौन सा आएगा? सी ऑप्शन। 10% से 5 साल दो 50, 12.5% से 4 साल दो तो भी 50, दोनों बराबर है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए सॉल्व करें। एक निश्चित राशि पर 16% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और उसी राशि पर समान दर से और समान अवधि पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर 136 रुपए, तो राशि क्या होगी? यदि मानते हैं कि 100 रुपए है, 1 ईयर का ब्याज 16 रुपए आएगा, और यदि 100 रुपए है 2 भाग में करेंगे अर्धवार्षिक, ये अर्धवार्षिक की बात करें तो पहले 8% आएगा 8 रुपए, और दूसरी बार में 8% 8 रुपए और 8 रुपए का 0.64 पैसा,
तो दोनों में अंतर कितने का होगा, तो दोनों में अंतर जो हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 0 पॉइंट कितना 64, है ना। तो 0.64 बराबर कितना है 136। 100 रुपए कितने के बराबर होगा, तो 136 डिवाइडेड बाय 0.64 मल्टीप्लाई बाय 100, 46 लिख दिया मैंने गलती से, 64 आएगा। 0.64 पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो, 64 से भाग काई से भाग चला जाएगा, 8 से भाग चला जाएगा 8 बार, 8 से 8 एक 8, 8 से 56 17, मतलब टोटल 17, 1,70,000 डिवाइडेड बाय 8, 8 दुना का 16 बचा 1, 8 एक 8 बच गया 2, 8 दुना का 16, 8 5 40, 21,250 राइट आंसर आएगा। 21,250 ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन डी। ये 1 ईयर का है, ईयरली, और ये क्या होगा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली और ईयरली में अंतर कितने का है 0.64, 0.64 के हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया। 21,250 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व, ये तो चेन रूल का क्वेश्चन है। 23 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए, तब यह कार्य, इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, है ना। तो 23 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन 23 व्यक्तियों ने काम किया, प्लस अब 8 व्यक्ति चले गए, मतलब 23 माइनस 8 हो गए, कितने दिन और लगे, 23 माइनस 8 हो गए, मान लेते हैं जेड दिन और लगे। तो ये तो आके घट जाएगा, तो ये बचेगा 23 गुणित 12 बराबर 23 में से 8 गया तो कितना बचा 15 गुणित जेड, मतलब जेड इज इक्वल टू 23 गुणित 12 बटे कितना 15, 3 5 15, 3 चौक 12, 92 बटे कितना 5, 5 से भाग देंगे, 5 के 5 बचा कितना 4, 5 छठे 40, 18.4 दिन और लगेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तब यहाँ से इस कार्य को, यहाँ से मतलब इससे आगे, तो 18.4 करेक्ट आंसर आएगा। 18.4 बिल्कुल सही रहेगा। कुल समय कितना लगा, तो 6 दिन और है, 24 दिन टोटल लगे। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया और आगे, यहाँ से आगे कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो कितना लगेगा 18.4। चलिए अगला सवाल ये रहा, यदि 48K 20448P6 एक ऐसी संख्या है जो 99 से विभाजित होती है, तो K इंटू P का मान क्या होगा। 99 से विभाजित होने का मतलब है 48K 204,8P और 6। 99 से विभाजित होने का मतलब है 11 और 9 दोनों से भाग जाए। 11 से भाग जाने के लिए पहले 9 से भाग देख लेते हैं, फिर 11 से चेक कर लेंगे, या पहले 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 से 4K 0 8 6, तो 8 6 14, 14 और 4 18, 18 प्लस K, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 8 2 10 4 14, 14 प्लस P कितना हो जाएगा 14 प्लस P, मतलब दोनों का अंतर हो जाएगा 4 प्लस K माइनस P बराबर कितना आना चाहिए 0, तब जाके भाग चला जाएगा। और एक हो जाएगा, सबको जोड़ने पर 9 से भाग जाना चाहिए, तो सबको जोड़ने पर 9 से, ये 11 की विभाजिता का नियम था। अब 9 की विभाजिता का नियम देखते हैं। तो 8 4 12, 12 के बाद 13 14, 4 18, ये कट गया, 8 6 14, 14 प्लस K प्लस P, ये मिलाकर 9 का भाग चला जाए, तो या तो जोड़ लो तो 18 होना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 18, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 18 और K माइनस P, तो ये जोड़ने पर कितना आना चाहिए 18, मतलब P प्लस K बराबर कितना होना चाहिए 4, और यहाँ पर P माइनस K बराबर कितना होना चाहिए 4, P प्लस K बराबर 4, P माइनस K बराबर 4, दोनों को जोड़ लेते हैं, K की वैल्यू कट जाएगा 2P बराबर 4, तो 2P बराबर 8, तो P बराबर कितना आ जाएगा 4, और P बराबर 4, 0 की जगह 0 रख लो, P की जगह 4 रख लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 0 कितना आएगा 0, करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। 4 और 0 रख लो, काम बन जाएगा। 4 और 0 रख के देखो, अगर जो यहाँ 4 रखते हैं और कितना P बराबर 4, यहाँ पर 4 रखते हैं और यहाँ 0 रखते हैं, तो क्या आएगा 11 चौक 44, 4 बचा, 11 33, 7 बचा, 11 चौक 66 बचा, 4 2 6 60, 11 5 55, 5 बचा 54, 11 चौक 44, 10 बचा, 11 9 99, 8 और 1 कितना बचा 9 94, 11 8 88, 6 बचा, 11 6 66 चला गया, करेक्ट है, 0 आंसर सही आएगा। मतलब जब P की वैल्यू जो है 4 रहेगी, तब K की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, उस केस में बन जाएगा। अगला सवाल, ax प्लस बी वाई इनमें से किसका गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब क्या है, फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है कि डिवाइड चला जाए, तो ax प्लस बी वाई किसी का फैक्टर होगा,
गुणनखंड होगा, मतलब बट ओबियसली स्क्वायर करने पे वो संख्या आ जाएगी, तो स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए बी एक्स वाई, यही होगा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू टू ए बी एक्स वाई, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। देखो बट ओबियस से इसका स्क्वायर भाग जाएगा ही जाएगा इसमें, है ना, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स वाई, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, ये आज का आखिरी सवाल है ना, बाकी के जो सवाल है वो आपके लिए होमवर्क। ये आखिरी सवाल, ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उसे 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 36 दिन में। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 72, 36 गुना का 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72, मतलब ए प्लस बी बराबर 4 काम, बी प्लस सी बराबर 3 काम, और ए प्लस सी बराबर 2 काम। तो ए बी सी का काम क्या हो जाएगा? तो ये तो दुगुना हो गया, आधा करना पड़ेगा, 4 3 7 2 9, 9/2। तो ए बी सी को समय कितना लगेगा? तो ए बी सी को जो समय लगेगा 72/9/2, मतलब 144/9, और 9 से भाग दोगे, 9 1 9, 9 चंकी 54, 16 दिन करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 16 इसका सही उत्तर रहेगा। कितना आएगा? 16, जो कि करेक्ट आंसर है। और भी मेरे पास सवाल है, जैसे ये दिया गया 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? बताइए कितना बचेगा? देखिए 77 की पावर 77 प्लस 77, यदि मैं इनको 78 से विभाजित करूं तो यहां भी केस में क्या बचेगा? -1 की पावर 77, और यहाँ बचेगा -1, मतलब -1 टोटल कितना बचा? -2। -2 रिमाइंडर होता नहीं है, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 78 -2, मतलब आंसर आ जाएगा 76। करेक्ट आंसर रहेगा 76, ऑप्शन सी करेक्ट है। कितना आएगा? 76। जब भी रिमाइंडर माइनस में आए तो आपको क्या करना है? जो बेस है उसमें से घटा देना है। ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा रखा है बहुत बढ़िया तरीके से, और क्यों घटाते कैसे करते सब बता रखा है। 76 इसका राइट आंसर रहेगा, 76 करेक्ट आंसर है। चलिए बाकी के जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क। 6 सवाल और बचे, ज़्यादा नहीं बचे, 4-5 सवाल है, तो ये आपके लिए होमवर्क। नई बैच जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 7 तारीख से, 3 दिन डेमो फ्री है, आप लोग बिल्कुल आके पढ़ सकते हैं, है ना। और अभी में भी हो सकता है कि कल आपकी क्लास की छुट्टी रहे, परसों से रेगुलर क्लास रहेगी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।